खबर वही सबसे बड़ी है, आकाश आनंद की फिर से बीएसपी में वापसी हुई है और आज लखनऊ में बड़ी बैठक हुई बीएसपी की। और बीएसपी की बड़ी बैठक हुई है और देश भर के पदाधिकारी जो हैं वो जमा हुए थे। एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। आकाश जी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का पैर छुआ, उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया और अब खबर है कि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो देश भर में पार्टी अब कैसे चलेगी, देश भर में पार्टी को लेकर वो अब सक्रिय होंगे। तो ये बड़ी खबर है और अच्छी खबर है और देश भर में पार्टी को लेकर जो जागरूकता फैल रही है उसको भी वो समझ रहे हैं और इस पर आगे से ही बात करूंगा, विस्तार से बात करूंगा। तो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नीट पीजी जिसमें अभी आरक्षण लागू हुआ है उसको भी रद्द कर दिया गया, उसके भी एग्जाम के, नीट के एग्जाम रद्द हो रहे हैं। तो ये गुजरात मॉडल है और सोचिए कौन लोग हैं। दो बातें करना चाहता हूं मैं आपसे कि बीएसपी क्यों जरूरी है बहुजन समाज के लिए, इस देश के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े और गरीबों के लिए बीएसपी क्यों जरूरी है, एक बात। दूसरी बात ये भी बताऊंगा कि ये जो पूरा सिस्टम है, ठेकेदारी का जो पूरा सिस्टम है और इस देश में कौन लोग सुपर पावर हैं, सबसे बड़ी ताकत किनके पास है, वो सबसे बड़ा सवाल है और वो भी उस पर ही बात करूंगा। और इस देश में सबसे बड़ा टेंडर, इस देश का सबसे, आप कल्पना कीजिए आप नौकरी करते हैं, आप कलेक्टर हैं, चलिए आप मंत्री हैं तो आप कितना कमा सकते हैं, आप मंत्री हैं तो कितना कमा सकते हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं तो कितना कमा सकते हैं, कुछ नहीं कमा सकते हैं, एक लिमिटेड तनख्वाह है। इस देश में जो सबसे ज्यादा पैसा है वो बिजनेस में है और उसके बाद सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा पैसा जो है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, ठेकेदारी। ये जो ठेकेदारी है ना, ये बिजनेस के बाद दूसरे नंबर पे आता है। आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आप सीएम बन जाइए, डीएम बन जाइए, एसपी बन जाइए या नौकरी कीजिए, आपकी जवाबदेही है। प्रधानमंत्री की सैलरी 1.5 लाख रुपए है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, तमाम बड़े पर, मैं पावर की बात, राष्ट्रपति की तनख्वाह 5 लाख रुपए है। आप इन सब कामों से अरबपति खरबपति नहीं हो सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा या फिर कॉन्ट्रैक्टर बनना पड़ेगा। सोचिए, आपको अगर 100 किलोमीटर हाईवे का अगर कॉन्ट्रैक्टर आप बन जाते हैं तो कम से कम 1000 करोड़ का बजट होता है, 1000 करोड़ रुपए। अब सोचिए जो लोग 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्टर लेते होंगे 100 किलोमीटर का, आप कल्पना कीजिए कि वो कौन लोग हैं। और सोचिए बिहार में जो आज भी एक पुल गिरा है, बिहार में जो पुल गिरता है 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का पुल अगर गिरता है, उस पुल में कितनी चोरी हुई होगी और कैसे गिर गया। सरकारी योजना बनती है, पैसा लगभग ठीक ही मिलता है जितना खर्चा हो सकता है। अब सोचिए आप एक नौकरी करके आप पूरी जिंदगी में 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए बचा ले, अगर आप पेट काट के चलेंगे, खर्चा नहीं करेंगे, साधु वाला जीवन जिएंगे तो अभी 1-2 करोड़ से ज्यादा नहीं बचा पाएंगे। आप कलेक्टर हैं, आईएएस है, आईपीएस है, ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं तो अभी आप 5 करोड़ रुपया नहीं बचा पाएंगे पूरी जिंदगी की नौकरी में। तो सबसे बड़ा जो पावर सेंटर्स है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, इस देश में जो सबसे बड़ा पावर सेंटर्स है वो बिजनेस है और उसके बाद ठेकेदारी है, कॉन्ट्रैक्ट है। इसी को लेकर ये मैं क्यों कह रहा हूं, बीएसपी सुप्रीमो जब मायावती थी, जब वो मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने तय कहा था कि ठेकेदारी में भी आरक्षण होगा। हेमंत सोरेन जब सीएम बने उन्होंने भी कहा कि ठेकेदारी में आरक्षण होगा, लिमिट रखा उन लोगों ने। जीतनराम मांझी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी कहा कि ठेकेदारी में आरक्षण होगा। लेकिन इस देश में इन सब पर कोई चर्चा नहीं करता है। आप सोचिए इस देश में 90% लोग जो गैर सवर्ण हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान और गरीब हैं, आपको पता है उनके पास कितनी संपत्ति है? सिर्फ 10%। और जो 10% लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज से हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, वैश्य समाज से हैं, उनके पास पता है कितनी संपत्ति है? इस देश का 90% संपत्ति है जिनको संवैधानिक नाम जनरल कैटेगरी का दिया गया है।
उसमें कुछ जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर भी आएंगे, लेकिन वो संवैधानिक रूप से बहुत, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े होंगे। तो ये स्थिति है इस देश की कि 90% लोगों के पास सिर्फ 10 रोटी है। मतलब मान लीजिए कि पूरे देश की आबादी अगर 100 है तो उसमें से 90 लोग जो SC, ST, OBC हैं उनके पास खाने के लिए सिर्फ 10 रोटी है। 100 लोग, पूरे देश की आबादी अगर 100 मान ले और पूरे देश में अगर 100 रोटी है तो 90 लोग जो SC, ST, OBC हैं, और जब मैं SC, ST, OBC कहता हूं इसका मतलब आप सिख भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं। और आप अगर SC, ST, OBC हैं, जो आपका संवैधानिक नाम है, जो संविधान में आपका नाम है, तो 100 में 90 लोगों के पास सिर्फ 10 रोटी है। अब बताइए 90 आदमी 10 रोटी में क्या खाएगा और क्या बचाएगा? इसका असर कैसे पड़ता है? इसका असर पड़ता है आपके पढ़ाई लिखाई पर, आपके रहने सहने पर, आपके उम्र पर। अब 90 लोग को अगर आप 10 रोटी दीजिएगा तो कितनी रोटियां पड़ी? सोचिए। 90% लोग, 100 में 90 लोग इस देश में लाचार और बेबस हैं। न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए है, न पढ़ाई लिखाई है उनके पास। और उसमें भी लोग जो पेट काट काट कर अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज पढ़ा रहे हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है, उनके आरक्षण को डाइल्यूट किया जाता है, उनको अधिकार नहीं दिया जाता है, और यहां तक कि इंटरव्यू में उनका नंबर काट लिया जाता है। आप कैसे बनाएंगे मजबूत राष्ट्र जिस देश के 90% लोगों के पास कुछ ना हो? इसीलिए चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे मायावती जी हो, इन लोगों ने ठेकेदारी में रिजर्वेशन लागू किया था। और सोचिए 10 लोगों के पास, जिनके पास 90 रोटी है, मतलब एक आदमी 9 रोटी खा रहा है। वो खा नहीं रहा है, दरअसल वो बर्बाद कर रहा है। वो अपने बच्चों के लिए, अगर भारत की यूनिवर्सिटियां बर्बाद कर रहा है और अपने बच्चों को विदेश भेज सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास कितना पैसा है। वो यहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटी बर्बाद सकते हैं, वो अपने बच्चों को विदेश भेज सकते हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी असमानता के लिए जरूरी है कि जातिगत जनगणना हो और सरकार पॉलिसी बनाए कि ये जो 90 लोग हैं जिनके थाली में सिर्फ 10 रोटी हैं, उनका बच्चा कैसे पढ़े लिखे। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था। और यही जो 10 लोग हैं, इनका कहां कब्जा है? इन्हीं का कब्जा मीडिया पर है, इन्हीं का कब्जा जुडिशियरी, मतलब जज है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, इन्हीं का कब्जा बिजनेस पर है, इन्हीं का मीडिया हो गया, जुडिशियरी हो गया, बिजनेस हो गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में इन्हीं का कब्जा है, सिनेमा, स्पोर्ट्स, वो तमाम पावर सेंटर्स जहां मान सम्मान, शोहरत और पैसा है, उन्हीं का कब्जा है। अब बताइए कोई मुल्क कैसे मजबूत होगा? और उस पर भी गनीमत देखिए कि बाबा साहब का संविधान है, सबको बराबरी का राइट्स है, और कहा गया कि सबको बराबर का मौका मिले, और यही 10% लोग जो हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर दम है तो आर्थिक आधार पर ही आरक्षण कर दीजिए, लेकिन जाति जनगणना तो कराइए कि किन लोगों के पास लाचार और बेबस। यही तो तय हो गया है कि 90% लोग जो SC, ST, OBC हैं वो गरीब हैं। तो ये इस देश की स्थिति है और इस पर आपको बात करना चाहिए, और उसके बाद नीट, PG ये सब चलता रहेगा। तो इतनी अशिक्षा, इतनी गरीबी अपने ही देश के लोगों को, तो मैं इसलिए कह रहा हूं इस देश के पूरा सिस्टम में जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे, और तब तक ये मुल्क मजबूत नहीं होगा। ये मुल्क, जिस देश में 90% लोगों को आप गरीब और लाचार रखे, और आज की सबसे बड़ी खबर है कि आकाश आनंद जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, फिर से वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, पूरे देश में पार्टी का काम देखेंगे। सोचिए BSP क्यों जरूरी है? लोग कहते हैं ना BSP बीजेपी की बी टीम है, BSP के चुनाव लड़ने से बीजेपी जीत गई। मैं आपको बता रहा हूं BSP बी टीम है तो कांग्रेस तो क्लोन है। कांग्रेस जो है वो बीजेपी का क्लोन समझते हैं, डुप्लीकेट। हम सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं
कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे का क्लोन है। क्लोन समझते हैं? हमारे मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे एक को नागनाथ और एक को सांपनाथ। क्लोन मैं बता रहा हूं कैसे। बी टीम जो कह रहे हैं, इस सी टीम भी नहीं है, क्लोन है ये लोग। लालू यादव पहले किससे लड़ रहे थे? जेडीयू किससे लड़ रहा था? आरजेडी किससे लड़ रहा था? चौधरी चरण सिंह किससे लड़ रहे थे? बाबू जगजीवन राम ने किस पार्टी के खिलाफ बगावत की थी? और बताइए ये कांग्रेस कब आई थी? ईवीएम किसका लाया हुआ है? प्राइवेटाइजेशन किसने शुरुआत की? कंपनियों बेचने की शुरुआत किसने की? राम मंदिर के ताले किसने खोले? तो ये जो कांग्रेस है, आज जो लोग भी सपा, आरजेडी इनके गठबंधन में है, डीएमके, उनसे भी सवाल है। सोचिए, जो लोग बीएसपी को बी टीम कहते हैं, उनको समझना चाहिए कि बीजेपी, अगर बीएसपी बी टीम है तो ये तो उसके क्लोन हैं। जो पॉलिसी बीजेपी की है वही पॉलिसी कांग्रेस की है, एक पैसे का अंतर नहीं है। और ये लोग चाहते हैं कांग्रेस की और बीजेपी की, बीजेपी के राज में दलित पिछड़ों पर अत्याचार और अल्पसंख्यकों पर तो उसकी तो सरकार जा रही है। कांग्रेस का टूल किट यही है। और आज जो तमाम सेकुलर दल है वो चाहते हैं कि दलित समाज पर अत्याचार हो बीजेपी शासित राज्यों में, मुसलमानों के साथ अन्याय हो, ताकि वो और डर कर वोट करें। आप बताइए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो कोई मुसलमानों पर नरसंहार हुआ था क्या? कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था क्या? कहीं जातीय हिंसा होती थी क्या? क्या काम किया मायावती जी ने? मायावती जी ने काम ये किया, उन्होंने फार्मूला 1 ट्रैक बनवाया, दिल्ली से आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया। लेकिन ये काम तो सारी सरकार करती है। मायावती जी का जो महान काम था वो बहुजन महापुरुषों का पार्क ही नहीं, मान्यवर कांसीराम साहब आवास योजना, इसमें गरीबों की योजना मिली, SC ST OBC को ठेकेदारी में रिजर्वेशन दिया, प्रमोशन में आरक्षण की बात कही थी उन्होंने, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज, मूक बधिरों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी। ये काम जब तक नहीं होगा तब तक दलित पिछड़े बैकवर्ड का विकास नहीं होगा, आरक्षण संविधान से चले। तो इसलिए बीएसपी का रहना बहुत जरूरी है। और खासकर अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की मोनोपोली न चले तो बीएसपी का रहना। बीएसपी, बाबू सिंह कुशवाहा कहां से आए? लालजी वर्मा कैसे राजनीति में आए? ओम प्रकाश राजभर, सोनीलाल पटेल, आज जो दर्जनों सांसद बने हैं सपा के, उनका बैकग्राउंड क्या है? रामाचल राजभर, ये जो अखिलेश यादव आज दलित पिछड़े आदिवासी पीडीए की बात कर रहे हैं, ये शुरुआत किसने की थी राजनीति में? मान्यवर कांसीराम साहब ने। उनके साथ गठबंधन में मुलायम सिंह यादव भी थे। तो इस देश को सामाजिक आंदोलन बाबा साहब और फूले के बाद मान्यवर कांसीराम साहब ने घर घर पहुंचाया है, और उसी के बाद पिछड़े नेताओं का उभार होना शुरू हुआ। तो बीएसपी जो है वो बहुत जरूरी है इस देश में कि वो रहे, तभी कांग्रेस जैसे दल जो हैं वो हद में रहेंगे। तो इसीलिए बीएसपी का रहना जरूरी है, और ताकि आपके संवैधानिक अधिकारों की बात होती रहे। और सोचिए, मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो लॉ एंड ऑर्डर था, और ये बात कोई इनकार नहीं कर सकता है। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार को पद से हटाया गया है। फिल्मों में भी अधिकारी ही नपते हैं, नेता बच निकलते हैं। इनका पूरा नाम बताऊंगा, लोग नाम भी छुपा रहे हैं। विश्व गुरु भारत के अस्तित्व। गुजरात में रिक्रूटमेंट मॉडल 11 पेपर लीक हुए थे 2001-21, बट नो एक्शन टेकन। गुजरात मॉडल, ये रवीश कह रहे हैं कि ये भी गुजरात मॉडल है। और खास बात है, सोचिए, अयोध्या स्टेशन की बाउंड्री वॉल का वीडियो, पार्टी के कार्यकर्ता ही लोग, अयोध्या में रेलवे का बाउंड्री वॉल गिर गया। लालजी वर्मा ने इसको ट्वीट किया है, ये तस्वीरें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट। अयोध्या धाम जंक्शन की बाउंड्री वॉल पहली बारिश में गिर गई। ऐसा प्रतीत होता है इसमें सबसे बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी दोषी उस पर कार्रवाई की जाए। तो सोचिए, ये ठेकेदार को, इस देश में सबसे ज्यादा माल बिजनेस के बाद ठेकेदारी में, और कौन लोग हैं वहां। आज तीसरा पुल गिर गया, पता कीजिए ठेकेदार कौन है। मेरे सूत्र, अगर मैं गलत लिख रहा हूं तो बता दीजिए और सुधार कीजिए। मैं बताऊंगा किस तरह से तमाम ठेकेदारों का नाम सर्च कीजिए जहां पुल गिर रहा है ना। प्रियंका देशमुख ने ट्वीट किया है, मैं बताऊंगा आपको कि कौन लोग ठेकेदार थे जो पिछला पुल गिरा था चंपारण में। और ये तस्वीर है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनका नाम है त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी। इनकी गाड़ी चेक हो गई तो इतने नाराज हो गए कि इन्होंने पार्टी का झंडा भी उतार दिया।
मतलब इनकी गाड़ी चेक नहीं होनी चाहिए थी। और ये राजू दास हैं, ये महंत राजू दास हैं। ये सोचिए, राजू दास मालाधारी साधु हैं, भले ही हनुमानगढ़ी के महंत हैं, लेकिन इन्हें सूताधारी यानी जनेऊ वाले साधुओं के चौके में घुसने की इजाज़त नहीं मिल सकती। सोचिए, तो ये प्रोफेसर अभिकांत ने कहा है इनकी सुरक्षा छीन ली गई है बाबा की, और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बैठक में डीएम क्या कर रहे थे, तो ये भी बड़ी खबर है। और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की दीवार पहली ही बारिश में ढह गई। 30 दिसंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस रेलवे का गाजे बाजे के साथ उद्घाटन किया था। और हजारों करोड़पति देश छोड़कर जा रहे हैं, और भाजपा वाले दावा कर रहे हैं हम दुनिया में देश का डंका बजा रहे हैं। सोचिए, भारत से 4300 मिलीनियर मतलब 4300 अरबपति लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है। तो 4300 अरबपति, सोचिए कहाँ विश्व में डंका बज रहा था, 4300 अरबपति बाहर जा रहे हैं। और सुबोध सिंह, नीट पेपर लीक मामले की जांच चल रही है, अब सीबीआई को जांच दी गई और एनटीए के डीजी रहे सुबोध सिंह से भी पूछताछ हो सकती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही भोजन मीडिया है। तो कौन लोग हैं इस तरह के लोग? और सोचिए, नीट पेपर के परीक्षा लीक के सभी सबूत सामने आ चुके हैं। नीट पीजी रद्द हुआ, सीएसआर यूजीसी नेट रद्द हुआ, यूजीसी नेट के परीक्षा रद्द हुआ है। 3 परीक्षा, यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट और नीट पीजी के एग्जाम रद्द हो गए हैं। तो सोचिए, इतनी मजबूत सरकार है जो एक एग्जाम नहीं करवा पा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, आप कल्पना कीजिए कि मायावती प्रधानमंत्री होती, या अखिलेश यादव, या तेजस्वी यादव, या स्टालिन, तो ये मीडिया वाले ना इस्तीफा ले लेते भाई साहब। प्रधानमंत्री पद के से इस्तीफा देना होता अगर पेपर लीक होता तो। और अयोध्या को बेरहमी से लूटा है बीजेपी ने। अयोध्या में रेलवे स्टेशन की ढही बाउंड्री वाल, तो सोचिए अभी बना ही था और बाउंड्री वाल ढह गया। आप कल्पना कर सकते हैं? आप कल्पना कीजिए कि कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी अगर ठेकेदार होता तो उसको सूली पर टांग दिया जाता। तो अब जब भी कहीं कोई पुल गिरे, कहीं कोई मामला हो ना, तो ठेकेदार का नाम पता कीजिए, तब आपको सारी समस्याओं का जड़ पता चल जाएगा। और अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ लिख पढ़ रहे हैं तो भी सावधान रहिए। प्रियांशु कुशवाहा के खिलाफ बिहार के डिप्टी सीएम ने जो सवर्ण समाज से उन्होंने केस दर्ज करा दिया है। और सरनेम से मेरिट का पता चल जाएगा। सिवान में पुल कैसे गिरा? सिवान में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लाई थे नुपुर सिंगला, चेतन भारद्वाज, अंकित शर्मा। ये सोशल मीडिया पर ये वायरल है। प्रियंका देशमुख ने ट्वीट किया, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन उनका कहना है कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने पुल बनाया था। जो ठेकेदारी में आरक्षण क्यों जरूरी है? सिवान में फिर पुल गिरा। अभी ठेकेदारी में 93% जनरल कैटेगरी का कब्जा है, बाकी 7% पर ओबीसी है। दलित और आदिवासी तो शायद ही होंगे। तो सोचिए, अगर कहीं कोई पुल गिरे, कहीं कोई पेपर लीक हो, तो अधिकारियों का नाम जरूर चेक कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी आपको दिखता रहेगा। और ये सब जरूरी है इस पर बात करना, क्योंकि जहां जहां रिजर्वेशन है, बैंक में, एसबीआई में, एलआईसी में, वहां संस्थाएं मजबूत हुई है। नीट पीजी की तीसरी बार परीक्षा टल गई है। जिन्हें एमडी की पढ़ाई करनी, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये रवीश कुमार ने ये ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ये तस्वीरें आपको मैं एक बार दिखाना चाहता हूं। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को अपने बहुजन दलों के प्रति भी बीएसपी का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर बीएसपी न हो तो आपको राजनीतिक पैड नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सवाल सबसे बड़ा वही है कि कोई देश कैसे मजबूत बन सकता है जहां इतनी गैर बराबरी हो। 10% सवर्ण समाज के पास 90% संपत्ति है और 10% संपत्ति 90% दलित, पिछड़े, बैकवर्ड के पास है। अब बताइए ये सब कैसे है? इसीलिए रिजर्वेशन जरूरी है, इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है। और अगर इस देश को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस देश के हर नागरिक को मजबूत करना पड़ेगा और उनको बराबर आने देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, इसको समझिए आप लोग। और जो लोग भी डाइवर्सिटी, रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है, वो मान के चलिए कि इस देश को कमजोर करना चाहते हैं।
कोई देश 10% लोगों के अमीर होने से, मजबूत होने से बेहतर देश नहीं बन सकता है जब तक वहाँ हर नागरिक मजबूत ना हो। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि 10% लोग के पास ही संपत्ति है, मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन है, ठेकेदारी है, सारा सिस्टम उनके कब्जे में है। और इसीलिए हम मुगल जब चाहते थे गुलाम कर लेते थे, इसीलिए अंग्रेज गुलाम बना लेते थे, और इसीलिए आज भी हम चाइना और अमेरिका नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के दिमाग से जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा और हम भारतीय नहीं बनेंगे और जिनके साथ शोषण हुआ उनको बराबरी का मौका नहीं देंगे, जब तक आप जाति देखकर नंबर काटते रहेंगे, जब तक आप SC ST OBC को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, नंबर काटते रहेंगे, उनको बच्चे को पढ़ने लिखने नहीं देंगे, उनको भूखा रखेंगे। 90 लोग 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं साहब, और 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं। कैसे मजबूत देश बनेगा? सोचिए। हमारे गाली दे देने से समस्या नहीं हल हो जाएगा। तो जो लोग भी जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, संविधान का विरोध कर रहे हैं, दरअसल वही इस देश के असली राष्ट्रद्रोही और दुश्मन है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।